ओके क्लास। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है बेटा, आपको ये मैंने बताया था, हमने बोर के पोस्टुलेट पढ़े थे और हम ये पढ़ रहे थे कि व्हाट वर द इन्फ्रेंस, मतलब उसके फिर कंक्लूजन्स क्या है बोर के हमारे पास, ठीक है ना। पहला कंक्लूजन आया, पहला कंक्लूजन क्या क्या निकाला कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर क्या है बेटा, ऑर्बिट्स है, जिनको जिनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, ऑर्बिट्स कह सकते हैं, ठीक है ना, शेल्स कह सकते हैं, ठीक है ना, इन दोनों का नाम दे सकते हैं। और इन शेल्स के नंबर को किससे डिनोट किया है बेटा, एन से डिनोट किया है, ठीक है ना। जिसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना। इसको क्या किस नाम से बुलाते हैं बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से बुलाते हैं। और एन की वैल्यू क्या होती है, जो पहला ऑर्बिट होता है उसके लिए एन की वैल्यू होती है 1, अगला ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 2, अगले ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना, सो ऑन। तो एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ शेल है, जिसको आपने KLMN नाम से भी पढ़ा था छोटी क्लासेस में, ठीक है ना बेटा, ये बात समझ में आई। तो पहला इन्फ्रेंस ये निकला कि जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो किस में मूव करेगा बेटा, ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स में या फिर इनको और क्या कहते हैं, शेल्स में, ठीक है ना। जिनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, एनर्जी कांस्टेंट होती है। और इसकी एनर्जी हमें पता है, ये सिर्फ उन्हीं उन्हीं इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ वही ऑर्बिट्स में मूव करेगा जिनकी जिनकी जिनका एंगुलर मोमेंटम दैट इज MVR जो होता है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई का, ठीक है ना, ठीक है ना, वेर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो जो हमने ये वाला एक्सप्रेशन पढ़ा था, एक्सप्रेशन क्या कहता है, ये एक्सप्रेशन ये कहता है कि मैंने आपको बताया था कि क्वांटाइजेशन था, जो क्वांटाइजेशन है वो किसकी वजह से, इसी वजह से है कि एंगुलर जिसका भी एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वही सिर्फ ऑर्बिट होगा जिसमें, या वही एनर्जी लेवल होगा जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। पहली बात तो ये। अब आप बोलोगे सर ये कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, हमने तो पढ़ा नहीं है बेटा, फिजिक्स में आता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, जितना आपको पता है उससे उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमने क्या पढ़ा था 10th क्लास में जब फिज़िक्स हम पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा, या 9th क्लास में जब हम फिज़िक्स पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, लीनियर मोमेंटम। जब भी हमने बोला था कि अगर एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, उसकी मास इंटू वेलोसिटी के बराबर, ठीक है ना, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। और लेकिन अगर एक जो यही वाला ऑब्जेक्ट है ये कैसे मूव करेगा, ना सर्कुलर पाथ मूव करेगा, तो उस समय पे इसका एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, m v इसकी वेलोसिटी, और जो रेडियस है यहाँ पर, जिस रेडियस से क्या चारों ओर ये घूम रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। और इस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जहाँ जहाँ पर h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगी, सिर्फ वहीं पर आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। दैट मीन्स if this momentum depends on the distance between the nucleus and the orbit। तो न्यूक्लियस और ऑर्बिट की डिस्टेंस जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, h/2 पाई के ऊपर डिपेंड करेगी, ये हमें पता चल गया पहली बात, ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको कल बताया था कि रेडियस कितना बताया था, रेडियस हमें बताया था हमें कि रेडियस जो होगा वो किसके बराबर होगा, n² बाय a0। लेकिन ये किस चीज़ के लिए, ये एक्सप्रेशन किसके लिए, ये एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है ना। इस हर एटम के लिए कंसिडर नहीं किया है, लेकिन अगर मैं जनरल हर एटम के बारे में बात करूं तो आर जो रेडियस है मेरा, इसको मैं अगर RN बोल देता हूं कि nth ऑर्बिट का रेडियस को मैं RN से डिनोट करूंगा, तो RN की वैल्यू कितनी आती है बेटा, a0 की वैल्यू होती है 0.529 इंटू n² अपॉन z², ठीक है ना। ये किस में होती है बेटा, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻⁻10, एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻10 मीटर, ठीक है ना। तो 10⁻10 मीटर को मैं एंगस्ट्रॉम से भी डिनोट कर सकता हूँ, मैं इसको इंटू 10⁻10 मीटर भी -10 मीटर भी लिख देता तो भी आंसर मेरा यही रहता। अब ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से, ये सोचना है हमें, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा बेसिक्स पे चलते हैं, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, उनको समझेंगे, हो सकता है कि आपने ना पढ़ी हो, ठीक है ना, लेकिन हम समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ कि फोर्स देखो, एक फोर्स लग रहा होगा जो उसको अंदर की तरफ खींच रहा होगा, वो उस फोर्स का नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। ये तो पढ़ा है हमने,
9th क्लास में पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारा लगता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है mv² r। जब भी हमारा कोई मोशन होता है सर्कुलर में तो उसमें जो भी फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, mv²r। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन एटम की बात करूं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो mv²r किसके बराबर होगा, mvn, जो भी इस nth ऑर्बिट पे इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी vn अपॉन rn, ठीक है ना, mvn² अपॉन rn। और किसकी बात हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m इज वेयर m इज मास of electron, Rn is radius of shell, ठीक है ना, और Vn क्या है, Vn is velocity of इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी स्पीड जो भी बोलो आप इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो पहला हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से है, ये फोर्स किसकी वजह से होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है आपका, जो कि आपके एक न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है, एक न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है। तो हमने फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस जो पढ़ा है उसका एक्सप्रेशन होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ Q1 Q2 क्या है, तो दो हमारे पास चार्जेस होते हैं। मान लो कैसे आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन फोर्स में, जैसे कि दो मास होते हैं m1 m2, वैसे यहाँ पर दो चार्जेस होते हैं Q1 Q2। तो ये जो डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, एक कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन r², जैसे G m1 m2 अपॉन r² होता है वैसे ही ये वाला फोर्स भी होता है, ठीक है ना। इसकी वजह से लगता है, इसकी वैल्यू ऐसी आती है, एप्सिलॉन क्या है बेटा, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस के बराबर है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये पार्ट पूरा कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है ना, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है ना। या आर क्या होगा, Rn के बराबर होगा, ठीक है ना, रेडियस के बराबर ही होगा। और Q1 Q2 की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू है Z × E। आपको मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, -E के बराबर, यानी कि -1.6 × 10⁻⁻19। तो एक हमारे पास Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, Z का यहाँ पर Z की वैल्यू 1 है इसलिए हम लोग 1 लिख लेते हैं सीधा, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या बना रहा हूँ, जनरल एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, ये Z वाला एक्सप्रेशन बताऊंगा तो कैसे बनेगा। यहाँ Z ही लेंगे और ये किसके बराबर होता है, E, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो E के बराबर है। Z क्यों लिया कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर है, तो सारा का सारा चार्ज हमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दो चार्जेस ये हो गए, तो इसके हिसाब से जो हमारा निकला एक्सप्रेशन निकला वो कितना मिला, 1/4πε0, ठीक है ना, ZE × -E अपॉन r², ठीक है ना। अब ये माइनस का मतलब क्या है कि इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा अंदर की तरफ ही होता है, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिखा है। अब क्या होता है, ये जो इनके जो ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। इनका जो मैग्नीट्यूड है तो मैं आपस में इक्वल लिखूंगा। तो मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, मेरा आंसर आएगा mvn² अपॉन Rn इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE² अपॉन Rn²। आप कहोगे सर माइनस साइन का आ गया, मैंने यहाँ पर क्या लगाया बेटा, मॉडुलस लगा दिया, तो माइनस साइन यहाँ पर गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी वैल्यू है। तो अब इस एक्सप्रेशन से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है ये वाली जो मेरी आई है बेटा। कैसे आएगी ये वैल्यू, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। इस वाला एक्सप्रेशन को यूज़ करके यहाँ पर v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस वाला एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, v की वैल्यू हो जाएगी NH अपॉन 2πmr, ये आ जाएगी बेटा वैल्यू। बस ये वैल्यू उठा के यहाँ लिख देनी है और हमारा ये वैल्यू उठा के कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू उठा के मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो देखो मेरा आंसर क्या है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू उठा के मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या है बेटा, देखो m बेटा क्या था मेरा, देखो क्या था बेटा, v² की जगह मेरे को क्या लिखना है, n² h², इसका पूरा स्क्वायर कर दिया अपॉन 4π² m² Rn², ठीक है ना, ये लिख दी वैल्यू मैंने, ठीक है ना। अपॉन में ऑलरेडी क्या था, यहाँ एक Rn ऑलरेडी था, mv² अपॉन Rn, मैंने इधर वाला टर्म लिख लिया और इधर वाला टर्म तो ऐसे इट इज लिखना है, क्या लिखना है बेटा, 1/4πε0 ZE² अपॉन Rn², ठीक है ना, Rn²। इतनी आ गई मेरी वैल्यू। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले
जो टर्म्स कट रहे हैं उसको काटने की कोशिश करूँगा। आर एन स्क्वायर से कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब बचा हुआ है, तो मेरे को क्योंकि रेडियस की वैल्यू निकालनी है तो मैं आर एन को इधर ले जाता हूँ, ठीक है ना। बाकी सारे टर्म्स को नीचे रख लेता हूँ। तो आर एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, आर एन इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर आएगा मेरे पास जेड ई स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है ना, इसके ऊपर गया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, एम एन स्क्वायर लिख लेते हैं और एच स्क्वायर लिख लेते हैं। बेटा ये जितना भी टर्म है, ये सब वैल्यूज़ जो हैं ये सब क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ठीक है ना। एक एम से एक एम भी काट लेते हैं, तो कितना आ गया मेरा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाई ई स्क्वायर एम, ठीक है ना। जो भी मेरा ये एक्सप्रेशन आया बेटा, ये एक्सप्रेशन जो आया मेरा, ये क्या है बेटा, दिस इज कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट है, देखो एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, एच की वैल्यू आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है ना। ई की वैल्यू आपको पता है -1.6 × 10⁻⁻10 19 कूलम्स, एम ऑफ यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है ना। तो सारी वैल्यूज़ हमें पता है, यानी कि ये सब क्या है बेटा, ये सब तो क्या है बेटा आपकी क्या वैल्यूज़, ये सब आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। और इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आता है, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 ये वैल्यू आती है हमारी, ठीक है ना, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड मीटर, ठीक है ना। क्योंकि ये रेडियस है तो रेडियस मेरा आंसर किस में आएगा बेटा, मीटर में आएगा। तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी। तो ये एक्सप्रेशन एकदम सेम टू सेम एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन है जो मैंने आपको लिख के दिखाया था, जो हमारा यहाँ से कैलकुलेट हुआ। ये कैसे कैलकुलेट हुआ, इसी तरह से आप वी भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों, कौन से वाले, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई में अगर वी आर की वैल्यू आप डाल दोगे, आर की वैल्यू ये डाल दोगे, तो आपका वी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, आपका वी एन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। आपका वी एन का एक्सप्रेशन आएगा बेटा, लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आपका वी एन का एक्सप्रेशन आएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एच इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर एक एन लिख देता हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। तो यानी कि आपकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है जेड बाय एन पे। आपका रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, एन स्क्वायर बाय जेड पे, ठीक है ना, एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। क्योंकि एनर्जी जो होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, यानी कि वो वी स्क्वायर पे डिपेंड करती है, यानी कि एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आ गई वाली बात। तो ये तीन बातें हमें समझनी है कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो वी एन की वैल्यू मेरी क्या आ जाती है, जो मैंने अभी पीछे एक्सप्रेशन लिख के दिखाया था आपको, तो मैंने अभी एक एक्सप्रेशन देखते हैं क्या है एक्सप्रेशन। वी एन की वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाय एन, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा वी एन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड और एन पे। और ये जो पूरा कांस्टेंट टर्म था, ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है पूरा, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, सॉरी ये भी एप्सिलॉन बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो पूरा कांस्टेंट टर्म आया इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 2.18 इंटू 10⁻6, ठीक है ना। ये हमारी वैल्यू है। तो अभी तक हमने जो चीज़ें देखी थी कि रेडियस और हमारा वेलोसिटी बोर ने हमें कैसे निकालनी सिखाई, ठीक है ना, बोर ने। तो इसको यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी की भी वेलोसिटी और रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन करते हैं, सब बगल में ही करता हूँ तो आपको ज़्यादा दिखेगा। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे कैलकुलेट द रेडियस and velocity of third orbit of Li2 plus ion, ठीक है ना। हमें रेडियस बताना है Li2 plus ion के थर्ड ऑर्बिट का, और क्या बताना है इसमें, मेरे को बताना है कि वो उसकी वेलोसिटी कितनी थी। एक बात इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे बेटा, कि देयर कैन बी n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, मतलब वहाँ पर लाखों करोड़ों ऑर्बिट हो सकते हैं, इन्फिनिट तक वैल्यू जा सकती है n की, ठीक है ना। शेल्स तो बहुत सारे होंगे, वो डिपेंड करेगा कि वहाँ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। शेल्स तो हर किसी के पास है, लेकिन ये नहीं पता कि वहाँ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो हम लोग वो बस वहाँ पर एक एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी लेवल तो हर जगह होगा। और ये भी पता चल रहा है कि जैसे जैसे बाहर जाएंगे एनर्जी लेवल क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ आपका क्या बढ़ेगा, शेल बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। इसको भी हम अभी आगे प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। और ये जो भी एक्सप्रेशन आए हैं वो किसके लिए आए हैं बेटा, सिर्फ ये किसके लिए बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बेटा, सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, ठीक है ना, वैलिड है, ठीक है ना। और किसी एटम के लिए वैलिड नहीं है। मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या है बेटा,
कि उसके पास बाहर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सिर्फ, ठीक है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो ये वैलिड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बोर ने ये बताया था, ठीक है ना, क्योंकि उसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर टेस्ट किया था। तो Li2+ एटम कैसा होगा बेटा, देखेंगे Li2+ कैसा होगा। Li के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? Li का अगर मैं अगर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ तो 2 इधर होते हैं और एक यहाँ होता है। Li2+ के लिए मेरे को एक इलेक्ट्रॉन ये हटाना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये हटाना पड़ेगा, तो मेरे पास कैसा बचेगा बाद में Li2+ का स्ट्रक्चर? ऐसा बचेगा, ठीक है ना। दिस इज 3p और यहाँ पर क्या है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ इन्होंने? एक तो दिया Li2+, यानी कि z की वैल्यू हमें कितनी दे दी बेटा? 3, और हमें रेडियस वेलोसिटी किस ऑर्बिट के लिए बतानी है? n की वैल्यू कितनी दी बेटा? 3। दोनों वैल्यूज दे रखी हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन है, हम इसमें डालेंगे और आंसर निकालेंगे। तो Rn की वैल्यू अगर निकालनी है तो कितनी आ जाएगी बेटा? 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू z की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी बेटा? 3, इसका स्क्वायर अपॉन z की वैल्यू कितनी बेटा? 3 है, ठीक है ना। डाल दी वैल्यू, दोनों वैल्यू डाली, ठीक है ना। तो मेरा आंसर कितना आया बेटा? यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27, ठीक है ना। 2 ऊपर गया, 3 2 6 7 8 और 3 5 15, तो 1.587, इसको सीधे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एवोगैड्रो। तो दिस इज द आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है बेटा? आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग इज अ यूनिट विच डिनोट्स 10⁻⁻10, जो मैंने आपको बता रखी। तो Rn की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1.587। ऐसे ही वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डालेंगे 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z की वैल्यू कितनी है बेटा? 3, और n की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए जो वेलोसिटी होगी हमारी वो किसके बराबर होगी? इतना मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। यहाँ यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हर जगह यूनिट लिखी है। इसका मतलब क्या है? अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपको आंसर में नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आंसर में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये तो थी हमारी दो बातें। पहली बात क्या, हमारे पास रेडियस, और दूसरी बात हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई? वेलोसिटी। तो ये दो चीज़ें हमारी बताई। ये दूसरा इन्फ्रेंस था जो हमारे बोर जी ने दिया था, ठीक है ना, अपने मॉडल के हिसाब से। उन्होंने अपने मॉडल के हिसाब से तीसरी चीज़ क्या दी थी? एनर्जी, कंप्यूटेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था। कैसे करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एनर्जी? देखते हैं बेटा, लिखेंगे अगला क्या लिखेंगे बेटा? कंप्यूटेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। क्या होती है बेटा कंप्यूटेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी होती है बेटा, ठीक है ना, En लिखते हैं आप, -13.6 इंटू Z² अपॉन n², ठीक है ना। और ये किस में है बेटा? दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहें, तो हम लिखेंगे -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन n², ठीक है ना। मैंने आपको बताया था एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? Z²/n² के ऊपर, अभी पिछले में बताया था, ठीक है ना। तो अब करते हैं कि कंप्यूटेशन कैसे हुआ, ठीक है ना। तो थोड़ा कुछ हम इसमें करके देखेंगे कि क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप क्या करो, आप हाइड्रोजन एटम के लिए लो, हाइड्रोजन एटम के लिए लिखोगे तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और अलग अलग ऑर्बिट्स के En की वैल्यू चेंज करते हैं, तो E1 क्या आएगा फॉर हाइड्रोजन के लिए? E1 कितना आएगा? -13.6 आ जाएगा। E2 की वैल्यू निकलने की कोशिश करूंगा, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है? यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में बस इतना जान लें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, जिसके बारे में आप फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन बस आपको याद रखना कि ये एक एनर्जी की यूनिट है, ठीक है ना। इसका कन्वर्जन ऐसे होता है। नेक्स्ट इज E2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करी, तो यानी कि अब n की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि नीचे 4 आ जाएगा। जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखते रहेंगे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। E3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई बेटा, आप निकाल लेना, ठीक है ना। क्या करना है आपको? यहाँ पर क्या लिखना है आपको? इसको डिवाइड करना है यहाँ पर 9 से। यहाँ पर 9 से डिवाइड करोगे, 3 की वैल्यू 3² यानी कि 9, फिर उसके बाद 16 से डिवाइड करोगे, 16 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E5 की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ गई बेटा? 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक चीज़ देखेंगे, सबसे पहली बात, जो ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है, नेगेटिव साइन मीन्स स्टेबल इलेक्ट्रॉन, स्टेबल एटम। नेगेटिव साइन मीन्स स्टेबल। अगर एनर्जी जो आ रही है आपकी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव आ रही है, तो यानी कि आपका जो आपका एटम है वो कैसा होगा बेटा? स्टेबल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़। अब ये कैसे स्टेबल होगा ये देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब तक मैं इसको
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराऊंगा तब तक इलेक्ट्रॉन ये आपके एटम को छोड़ के नहीं जाएगा। यानी कि जब तक मैं इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी नहीं देता हूँ, आपका इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं जाएगा अपने ऑर्बिट को, फर्स्ट ऑर्बिट को। सेकंड ऑर्बिट तक पहुँचाने के लिए आपने क्या किया, इसको एनर्जी दी, ठीक है ना। आपने इसको कितनी एनर्जी दी, आपने इसको लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी दी। तो उसने क्या किया, फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ के सेकंड ऑर्बिट में आ गया। आपने फिर और एनर्जी दी, कितनी एनर्जी दी आपने उसके बाद, 1.89 एनर्जी और दी, ठीक है ना, 1.89 एनर्जी और दी, ठीक है ना। तो क्या किया वो, उसने सेकंड से थर्ड ऑर्बिट में आ गया। उसके बाद आपने कितनी एनर्जी दी, लगभग 0.4 एनर्जी दी। तो ये कहाँ पर आ गया, E4 से E3 से E4 में आ गया, और E4 से E5 तक जाने के लिए 0.31 एनर्जी और देने की कोशिश करी, ठीक है ना। तो देख आप ये एक तो हमने देखा कि जैसे जैसे मैं एनर्जी देता जा रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहा है। तो मेरे को अगर इन्फिनिटी तक पहुँचाना है, इन्फिनिटी पे पहुँचाना है, एन की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी तक पहुँचा दूँ तो मेरा ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो अपॉन एन स्क्वायर की वैल्यू इन्फिनिटी पहुंच जाएगी तो कितनी आ जाएगी, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0। यानी कि जैसे मैंने कल भी बात बताई थी कि यार इन्फिनिटी पे चला गया आपका इलेक्ट्रॉन तो आपने एनर्जी कितनी है वहाँ पर उसकी 0, यानी कि आपने टोटल 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरी एनर्जी अगर उसे दे दी तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरा छोड़ के एटम को निकल जाएगा और वहाँ पर एटम कैसा हो जाएगा बेटा, अनस्टेबल रहेगा। दैट मीन्स जब भी आपका नेगेटिव एनर्जी लिखी हुई है तो इसका मतलब जो आपका मॉडल है, जो भी आपका एटम है वो क्या है बेटा, स्टेबल है, ठीक है ना। वो आपका एटम क्या है बेटा, स्टेबल है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और मैंने दिखाई आपको कि आपने पहले क्या इसको 10 वोल्ट्स दिए, आपने 1.89 दिया, फिर 0.4 दिए। तो आपने देखा जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है ये जो बीच का डिफरेंस है वो कम होता जाता है, ठीक है ना। तो बाद में जाके जब वैल्यूज़ बहुत बड़ी हो जाती है, मतलब आपकी वैल्यू 50 से ऊपर निकलने लग जाती है, मतलब आप 50 ऑर्बिट से ऊपर निकल जाते हो, तो आपको क्या दिखेगा, आपको ऐसा डिस्क्रीट जो है वो कंटिन्यूस दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस इतना कम है कि आप उसमें अलग अलग देख ही नहीं सकते एनर्जी लेवल। पहले एनर्जी लेवल यहाँ था, फिर अगला एनर्जी लेवल यहाँ है, फिर अगला एनर्जी लेवल यहाँ है, फिर अगला एनर्जी लेवल यहाँ है, फिर यहाँ है और कम 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 एकदम पास में आना। तो यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूस आना शुरू हो जाता है। समझ में आया बेटा। तो ये क्या देख रहे, आपने खुद ही देखा कि ये कम कम कैसे हो रहा है, स्क्वायर के टर्म्स में कम होता जा रहा है। तो यानी कि बाद में जाके लगभग आपका कैसे हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। उसको क्या कहते हो आप, कंटिन्यूस एनर्जी लेवल आ जाते हैं फिर, ठीक है ना। फिर कंटिन्यूस एनर्जी लेवल आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, डिस्क्रीटनेस चली जाती है। तो ये बात मैंने बताई, ठीक है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन था ये हमारे क्या कहते हैं, नील बोर ने कैसे बताया, इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला था कि अगर दो ऑर्बिट के बीच में आप डिफरेंस निकाल लो, जो वो किसके बराबर होगा, डेल्टा ई किसके बराबर आएगा बेटा, एच सी बाय लेमडा के बराबर आएगा। ये आपको उन्होंने बताया था ना। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय लेमडा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 1 बाय लेमडा कितना आता है बेटा, 1 बाय लेमडा मेरा आता है, 1 बाय लेमडा आता है डेल्टा ई अपॉन एच सी। डेल्टा ई क्या है बेटा, डेल्टा ई क्या है, ई ऑफ फाइनल माइनस ई ऑफ इनिशियल। मतलब पहले बाद में जहाँ पहुँच गया वहाँ की एनर्जी से पिछली वाली एनर्जी को माइनस करोगे तो आपका डेल्टा ही आएगा, तभी तो एमिट होगा। अगर फाइनल वाली एनर्जी कम होगी तो एमिट नहीं होगा, तब एब्जॉर्ब होगा, ठीक है ना, तब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। लेकिन अगर एमिट हो रही है तो ई फाइनल को बड़ा होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लिखने की कोशिश करते हैं एच बाई सी, ई फाइनल की वैल्यू लिखते हैं। ई फाइनल की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, ठीक है ना, जहाँ पहले था, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन टी स्क्वायर। ये वैल्यू तो आपको समझ में आ रही है ना बेटा, ये वाली वैल्यू तो समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बेटा ये वाली वैल्यू, हाँ आपको ये वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है ना। यानी कि एन आई माइनस एन एफ के बारे में हमने बात करी, ठीक है ना। तो ये हमारी जो वैल्यू थी वो ये अब इस टर्म में आ चुकी है, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13.6 जेड स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं अपॉन एच सी, जिससे अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो मेरी वैल्यू दूसरी आ जाएगी। ये किसके बराबर आ गया, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये आ गई ना बेटा वैल्यू। ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था वेव नंबर बताने के लिए। क्या बेटा, वेव नंबर बताने के लिए, ठीक है ना।
वेव नंबर बताने के लिए हमने यही लिखा था ना बेटा, 1/λ इज इक्वल टू दिस। तो ये वैल्यू यहाँ से हम डिराइव भी कर सकते हैं, मतलब हमारे नील बोर जी ने इसके लिए भी हमें एक्सप्रेशन निकालने के लिए, तीसरा पॉइंट ये रहा कि ये वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने बताई। तो कंप्यूटेशन एनर्जी इज द थर्ड इन्फ्रेंस ऑफ, यानी कि थर्ड कंक्लूजन ऑफ आपका बोर एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना। और उन्होंने ये बताया कि अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट लिखना चाहो तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली रेडबर्ग कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी, 109677 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। समझ में आया बेटा? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू एग्जैक्टली इसके बराबर आएगी। दैट मीन्स ये जो पार्ट था ये किसके बराबर था बेटा? रेडबर्ग कांस्टेंट के बराबर। z की वैल्यू हाइड्रोजन के केस में 1 होती है, इसलिए यहाँ पर ये 1 × 1 हो जाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका एटॉम चेंज हो जाता रहता है वैसे वैसे z की वैल्यू चेंज होती रहती है और इसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? चेंज होती है। तो हमें ये पता चला, एक एक्सप्रेशन पता चल गया, ठीक है ना। एक एक्सप्रेशन पता चल गया, देख लेंगे इस एक्सप्रेशन को, देखेंगे, ठीक है ना। समझ में आया बेटा ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आया मेरा, ठीक है ना। तो ये बात हमें समझ में यहाँ पे आ गई। तो यानी कि मेरी एनर्जी जो है, यानी कि अब मेरी जो एनर्जी है वो किसके बराबर है बेटा? किसके बराबर है? या तो मैं इसको 2.18 के टर्म्स में लूँ, 2 जूल्स में लिखना चाहूँ तो 2.18 × 10⁻⁻⁸ Z²/n², ये कितने में आ जाएगी बेटा? ये जूल्स में आ जाएगी एनर्जी मेरी। या फिर एनर्जी को अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के टर्म में लिखूँ तो 13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई? ये बात आपको पूरी समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यानी कि हमने क्या क्या किया, हमें बोर ने बताया कि वी कैन कैलकुलेट द रेडियस, वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी, वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द एटम, ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एन किसको कहते हैं? एन किसको कहते हैं? नंबर ऑफ शेल को एन से नोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन तक आती है, ठीक है ना, सो ऑन तक आती है। तो ये तो थे हमारे बोर के इन्फ्रेंसेस क्या थे, ठीक है ना। तो अगर मैं इससे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आपको बताना चाहूँ तो वो भी ऐसे ही बता सकता हूँ, कि जो मेरा लाइन स्पेक्ट्रम होगा, यानी कि वी बार जो मैंने आपको निकाला था, न्यू बार, दैट इज 1/λ, ठीक है ना, ठीक है ना। वो किसके बराबर आता है मेरा? वो इसी के बराबर आता है 109677 इंटू 1/ni² -1/nf², जो जहाँ से चली और जहाँ पर तक पहुँची, जो हमारी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मेरा ऊपर से नीचे आ रहा है उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो इसके बराबर होगी। और ये किस में होगा बेटा? ये पर मीटर में आएगी वैल्यू, क्योंकि ये क्या है बेटा? वेव नंबर है, 1/λ है। लैम्डा क्योंकि मीटर में होता है तो ये भी 1 पर मीटर में आएगा आंसर, ठीक है ना। ये बात समझ में आई, ठीक है ना। और ये भी समझ में आ गया कि जैसे जैसे आप अगले ऑर्बिट्स में जाते जाओगे वैसे वैसे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि बड़े नेक्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है। आपको ये समझ में आ रहा है ना कि 0.34 जो एनर्जी है वो 13.6 से ज़्यादा एनर्जी है। ये बात आपको ऐसे समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर ये वैल्यू क्या है बेटा? पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू जितना या मैग्नीट्यूड छोटा होता है वो वैल्यू उतनी ज़्यादा बड़ी होती है। दैट मीन्स -1 इज़ ग्रेटर देन -2, आपको ये बात तो पता होगी ना। इसी हिसाब से जो नेगेटिव वैल्यू छोटी होती जाएगी ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारी एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी लेवल है वो जितना दूर जाते जा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड अगर आप एक क्वेश्चन करना चाहो तो आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉब्लम 2.10, जिसको हम देखेंगे। मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैं बस बोल के बताऊंगा, आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे देख के वहाँ से। बाकी मैं आपको सिर्फ यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ क्या कर रहा है इसमें, अगर आपको समझना है तो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दिया है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ स्टेट n = 5 to n = 2, यानी कि उन्होंने दो वैल्यूज दे दी है हमें, n = 1 5 दी, 1 2 दी है, और उन्होंने पूछा है कि एनर्जी कितनी एमिट हो रही होगी। तो डेल्टा ई की वैल्यू आपको पता है, डेल्टा ई की वैल्यू कैसे आती है? डेल्टा ई की वैल्यू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पूछ रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेल्टा ई की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा ई कितना आएगा? 2.18 × 10⁻18, ये वाला एक्सप्रेशन। इसमें क्या लिखा हुआ है? इंटू 1/n² लिखना है हमें आगे, तो 1/n² -1/n², ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो एनर्जी मिलेगी आपको, एनर्जी कितनी मिल जाएगी यहाँ पर? 1/5² -1/2² करेंगे तो 1/25 -1/4 करना है, आंसर आ जाएगा आपका 4.1
-4.58 इंटू 10⁻⁻19। नेगेटिव वैल्यू आई, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ऊपर से नीचे वैल्यू आ रही है तो आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ रही, आपको एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना। एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट मीन्स आपका एमिशन हो रहा होगा, ठीक है ना, एमिशन हो रहा होगा। अगर आपके डेल्टा ई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, नेगेटिव होगी, तो आपका एमिशन हो रहा होगा, और डेल्टा ई की वैल्यू अगर पॉजिटिव चली गई तो आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हमें क्या निकालना है बेटा, अगर मेरे को वी निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मेरे को वी निकालना है तो मैंने निकाला डेल्टा ई अपॉन एच, इससे निकाला। तो डेल्टा ई की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल ली थी 4.58 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना। इसको मैंने डिवाइड किया एच से, ठीक है ना, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ये कैसे आई वैल्यू, देखो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है ना। तो न्यू की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसको सिर्फ एच से डिवाइड कर दिया, सीधे इसको एच से डिवाइड किया, तो मेरी वैल्यू कितनी है बेटा 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ठीक है ना। ये तो आपकी आ गई वेलोसिटी, वो फ्रीक्वेंसी यही है। तो लैम्डा आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, ऐसे लिख सकते हो आप। तो इसको सीधे सी बाई न्यू, यानी कि सी की वैल्यू कितनी 10⁸8 मीटर पर सेकंड है, इससे डिवाइड करेंगे हम अपने हर्ट्स को, यानी कि 6.91 इंटू 10⁻14 पर सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आपका मीटर में आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 434 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, जिसको आप 434 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 2.10। ऐसी प्रॉब्लम नंबर 2.11 को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है फिर से, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट ऑफ एच ई प्लस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको एच ई प्लस दिया है। एच ई प्लस मीन्स जेड की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 2 है, आपको पता है ना, हीलियम का जेड कितना होता है बेटा 2 होता है, ठीक है ना। तो जब मेरे को ई एन की वैल्यू एनर्जी निकालने के लिए बोला, इन्होंने एनर्जी निकालने के लिए बोला, तो एनर्जी कितनी होती है बेटा 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है ना। अभी मैं माइनस इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि अंडरस्टूड है, मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है ना। तो मैं माइनस वैल्यू लिख के निकालूंगा, तो इसको माइनस लिखाएंगे तो इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। इन टू कितना बेटा जेड स्क्वायर, दैट इज जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन फॉर हर एक ऑर्बिट के लिए आ चुका है हमारे पास। तो इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, 2 का स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू कितनी है बेटा, एन की वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो एच ई प्लस के पास जो ऑर्बिट होगा वो एक ही ऑर्बिट होगा, एच ई है मान लो, इसके पास एक ही ऑर्बिट है, एच ई प्लस है ये, इसके पास एक ही ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, इसके ऑर्बिट है, सिंगल ऑर्बिट है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगी, एक इलेक्ट्रॉन तो आपने निकाल दिया, तभी तो एच ई प्लस बना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इससे निकाल सकते हैं इसकी एनर्जी, कितनी है इसकी एनर्जी, बट इसकी एनर्जी आएगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2, 4 8 32, 3 ऊपर गया, 4 3 7, 4 2 8, कितना गया -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। दिस इज द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट वेयर द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट की एनर्जी है जिस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है ना। इन्होंने मुझसे पूछा है, और क्या पूछा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब रेडियस कैसे बताते हैं बेटा, रेडियस हमें पता है, रेडियस आर एन का जो हमारा नंबर था वो कितना था 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, इससे निकलता है बेटा। और ये किस में निकलेगा, एंगस्ट्रॉम में निकलेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे एंगस्ट्रॉम में वैल्यू लिखेंगे, इसकी कितनी आ जाएगी बेटा वैल्यू 0.529, एन की वैल्यू कितनी है बेटा मेरी, एन की वैल्यू है मेरी बेटा 1, ठीक है ना। और जेड की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा 0.2645 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। या फिर आप लिख सकते हो, ठीक है ना, 2.645 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स, ठीक है ना। ये रेडियस हो गया, ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ द एच ई प्लस आयन, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो है हमारा कितना है बेटा, ये, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। तो मैंने आपको आज जो 4 क्वेश्चन कराए वो चारों क्वेश्चन आपकी कॉपी में होने चाहिए। और हमने आज क्या पढ़ा, जो हमारे बोर के हमारे जितने भी इन्फ्रेंसेस यानी कि जितने भी कंक्लूजन थे उनके बारे में लिखा, ठीक है ना। हमने कंक्लूजन देखे कि बोर के कंक्लूजन क्या थे, और हमने क्या देखा बेटा, और हमने देखा कि हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा कैसे आता है, जो हमने
एक्सप्रेशन को डिराइव किया, कैसे हमने एक्सप्रेशन को डिराइव किया, ये सब देखा हमने और उसके ऊपर हमने काम किया। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा कि व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ बोर एटम, ठीक है ना, कि बोर एटम में खामियां क्या थी, ठीक है ना, और वो हमें कैसे पता चलेगा, हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तब हमें ये बात समझ में आएगी, ठीक है ना। चलो बेटा, थैंक यू।